10 मई 2023 पाकिस्तान में स्टेट इमरजेंसी लगा दी जाती है और पाकिस्तान के 3/4 हिस्से में कर्फ्यू लग जाता है। पाकिस्तानी अवाम ने सीधा मिलिट्री हेडक्वार्टर्स पर अटैक कर दिया और इसके पीछे का रीजन इमरान खान का अरेस्ट। On which violent protests erupted after Imran Khan's arrest. We're growing chaos and anarchy. इमरान खान ने अपने अरेस्ट के 5 माह पहले ये सब प्रेडिक्ट कर लिया था कि पाकिस्तान सबसे पहले बैंकरप्ट होगा, फिर इसका न्यूक्लियर स्टेटस चला जाएगा और फिर पाकिस्तान में एक सिविल वॉर का आगाज होगा जिससे पाकिस्तान 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। मुल्क बैंकरप्ट होगा, किधर जाएगा मुल्क? मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूँ ना। ये जब से आए हैं रुपया गिर रहा है, स्टॉक मार्केट, चीजें महंगी, डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है पाकिस्तान। तो जो उसके बाद हमारे से कंसेशन क्या ली जाएगी जो यूक्रेन से उन्होंने ली थी डीन्यूक्लियराइज करने की, जब वो चला गया फिर क्या होगा? मैं आपको आज कहता हूँ पाकिस्तान के 3 हिस्से होंगे। इमरान खान के अरेस्ट के बाद पाकिस्तान के हालात कुछ इस तरह हैं कि लोग गुब्बारों में गैस भर रहे हैं, उनके पास सिलेंडर खरीदने के पैसे नहीं है। घी 450 रुपए का किलो और गैस का सिलेंडर 10,500 का हो चुका था। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की इस ग्राफ को देखिए जिसमें 2022 में 8 लाख लोग पाकिस्तान को छोड़कर जा चुके हैं क्योंकि उनके पास चीजें खरीदने के पैसे नहीं है। ये तो सिर्फ लीगल तरीके से गए लोगों का नंबर है और कितने लोग इलीगल तरीके से गए हैं इसका आप सोच भी नहीं सकते। आखिर क्या वजह बनी पाकिस्तान की इन क्राइसिस की कि पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान को ही छोड़कर जा रहे हैं? क्या इसके पीछे का रीजन इमरान खान का अरेस्ट है या फिर कुछ और? आइए जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ। जहां 90s में इंडिया की इनकम $300 पर कैपिटा थी, वहीं पाकिस्तान की इनकम $400 पर कैपिटा थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लोग खुशहाल थे। देखिए पाकिस्तान के ये क्राइसिस आज के नहीं है, इनको समझने के लिए हमें 40s में जाना पड़ेगा। देखिए पाकिस्तान और इंडिया की पार्टीशन रिलीजियस बेसिस पर हुई थी, ना कि इकोनॉमी बेसिस पर। यहाँ पर ब्लेम जिन्ना को नहीं कर रहा कि उनके पास इकोनॉमी का कोई प्लान मौजूद नहीं था। अगर जिस लीडर ने इंडिया से पाकिस्तान को एक आजाद मुल्क बना दिया वो इकोनॉमी का भी कुछ ना कुछ कर ही लेता, लेकिन 11 सितंबर 1948 को जिन्ना की डेथ हो जाती है जिससे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एक वैक्यूम आ जाता है। और ये वही टाइम था जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कश्मीर को लेकर कन्फ्लिक्ट होना शुरू हो चुके थे, जिसको देखते हुए पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस ने अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया और अपने बजट का 65% मिलिट्री पर स्पेंड करना शुरू कर दिया। 1950 में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए एक एक्ट पास किया जिसे डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी कहते हैं। इस एक्ट के मुताबिक कोई भी आर्मी चीफ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी लॉ को तोड़ सकता है, यहां तक कि कॉन्स्टिट्यूशन को मुअत्तल भी कर सकता है। बजट का 65% मिलने के बाद और डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी के एक्ट के बाद ये आर्मी कहते हैं कि बहुत हुआ डेमोक्रेसी का नाटक, अगर अब हालात को कंट्रोल करना है तो मुझे डिक्टेटर बनना ही होगा। जिसके बाद पाकिस्तान में अभी तक 4 मिलिट्री को पाकिस्तान में सक्सेसफुल देखे जा चुके हैं, 1953, 1958, 1977 और 1999 का। और इसके अलावा 3 अनसक्सेसफुल कू के अटेम्प्ट करे जा चुके हैं, 1951, 1980 और 1995। इन मिलिट्री कू के चलते और पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिटिक्स में मुदाखलत की वजह से आज तक कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपना 5 साल टेन्योर पूरा नहीं कर सका। यानी कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं बल्कि मिलिट्री राज करती है। ऐसी सिचुएशन में अगर किसी कंट्री के पास वैल्यूएबल रिसोर्सेज और स्किल्ड वर्कफोर्स भी हो तो कोई भी फॉरेन कंपनी इस मुल्क में इन्वेस्ट नहीं करेगी। यहाँ पर आप लोगों के जहन में सवाल आएगा कि अगर मिलिट्री राज है तो फिर क्या है, मुल्क तो फिर भी तरक्की कर सकता है। देखिए ये बात गलत है कि मिलिट्री के होते हुए भी कोई कंट्री डेवलप कर सकती है। अगर कोई फॉरेन कंपनी आपके मुल्क में अपना कोई यूनिट कायम करना चाहती है, अगर तो आपके मुल्क में कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मौजूद है तो वो उस कंपनी से सिर्फ 10% टैक्स वसूल करेगी। लेकिन अगर अचानक किसी डिक्टेटर ने कंट्री को टेक कवर कर लिया तो ये डिक्टेटर टैक्स 50% तक इंक्रीज कर देगा। तो ऐसी सिचुएशन में कोई पागल ही फॉरेन कंपनी होगी जो आपके मुल्क में इन्वेस्ट करे। जब बात हो पाकिस्तान आर्मी के मतलब, पाकिस्तान आर्मी के मतलब ये कहा जाता है कि स्टेट विद इन ए स्टेट। डॉक्टर आयशा सिद्दीका की इस आर्टिकल को देखिए, ये कहती हैं कि 2007 में ही पाकिस्तान आर्मी की नेटवर्थ 10 बिलियन पाउंड से ज्यादा थी और ये बात ज़हन में रखिए कि ये नंबर उस साल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से 4 गुना ज्यादा था।
पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान के 10% लैंड को ओन करती है। पाकिस्तान का हर जनरल करोड़पति होता है। जब एक जनरल रिटायर होता है तो उसे 240 एकड़ का फार्म लैंड दिया जाता है, जिसकी वर्थ 55,000 मिलियन पाउंड होती है। जब भी कोई कमांडर रिटायर होता है तो उसे कंपनी के किसी भी हाई पोस्ट पर एडजस्ट कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल फौजी फाउंडेशन को देखिए, आगे इनके अलग अलग चैनल्स को देखिए, यानी कि आर्मी के लोग हर जगह मौजूद हैं। फर्टिलाइजर, बैंक, सीमेंट, पेट्रोल, यहाँ तक के स्कूल्स। पाकिस्तान की 50 से ज्यादा कंपनियां पाकिस्तान की आर्मी कंट्रोल करती हैं। पिछले 30 सालों में IMF इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड पाकिस्तान को 13 बार बेल आउट करवा चुका है। तो अगर ये फंड का इतना पैसा जाता कहाँ है? देखिए, पाकिस्तान एक साइकिल में फंस चुका है। इसमें हर साल लोन लिया जाता है, जिसके बाद लोन पर इंटरेस्ट बढ़ता है, और ये लोन पे करने के लिए पैसे तो होते नहीं, जिसके लिए पाकिस्तान को मजीद लोन लेना पड़ता है, जिससे आम लोग सफर करते हैं। वो पैसा कंट्री की डेवलपमेंट में लगना चाहिए था, वो पैसा सिर्फ लोन उतारने में ही चला जाता है। देखिए, अगर किसी भी कंट्री में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है तो वह मुल्क तरक्की नहीं कर पाएगा, और पाकिस्तान के साथ भी कुछ ऐसा ही है। 2022 में एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए उतारा गया, तो पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी क्रिएट हुई, जिससे मुल्क का बहुत सा नुकसान हुआ। के एक्स FBR चेयरमैन शब्बर जैदी ने तो साफ साफ कह दिया कि पाकिस्तान एक बैंकरप्ट कंट्री हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान की आवाम को नहीं बता रही। पाकिस्तान बैंकरप्ट हो चुका था, इसकी तस्दीक ख्वाजा आसिफ भी कर चुके हैं। देखिए, अगर IMF किसी कंट्री को लोन देता है तो इसके दो स्टेप्स होते हैं। पहला है टेक्निकल रिव्यू और दूसरा है स्टाफ लेवल रिव्यू। अक्सर टेक्निकल रिव्यू में तो पास हो चुका था, लेकिन स्टाफ लेवल रिव्यू में IMF की तरफ से डिले किया जा रहा था। IMF जब किसी कंट्री को लोन देता है तो वो कुछ रूल बनाता है कि अगर आप इन रूल्स को फॉलो करेंगे तभी आपको लोन मिलेगा। शर्त मंजूर है। अगर आप इन रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। और दूसरा, आपको रेवड़ी पॉलिटिक्स छोड़ना होगा। रेवड़ी पॉलिटिक्स ऐसी है दोस्तों, जैसे कोई गवर्नमेंट अपने लोगों को रिलीफ देने के लिए सब्सिडी देती है, पेट्रोल पर, आटे पर और खाने पीने की चीजों पर। आज पाकिस्तान की इकोनॉमी क्रैश की सबसे बड़ी वजह फ्लड्स है। जून 2022 से लेकर अक्टूबर 2023 तक पाकिस्तान में लगातार फ्लड्स आए और पाकिस्तान को तकरीबन $30 बिलियन का लॉस हुआ। दूसरी मेन वजह पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। तू चोर है, तू डाकू है, तू ये है, तू वो है, मैं तुझे रोड पर घसीटूंगा, मैं तेरा ये हाल कर दूंगा, मैं तेरा वो हाल कर दूंगा, और तुम्हारे लुटेरे साथियों को इसी चौक के ऊपर उल्टा लटकाएंगे। खुदारा पाकिस्तान का कुछ सोचे, इस किस्म की पॉलिटिक्स और पाकिस्तान में गालिम गलौज के कल्चर को खत्म कर दे और एक साथ मिलकर पाकिस्तान को आज इस इकोनॉमिक क्राइसिस से निकाले। तो रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें। इससे आपका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन मुझे मोटिवेशन मिलती है।